बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज आयशा इत्तिशाम के साथ। 19 जनवरी का दिन, आज से 2 महीने पहले दिन दिहाड़े एक वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। साहिवाल के करीब पुलिस ने एक कार पर फायरिंग की जिसमें खलील नामी एक पाकिस्तानी शहरी की फैमिली मौजूद थी। पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मीडिया पर खलील के बच्चों की वीडियो ने 22 करोड़ अवाम के दिल दहला दिए थे। इस बच्चे ने बताया कि पुलिस ने इसके वालिद, मां और बहन को ड्राइवर समेत गोलियों से हलाक कर दिया। मोहम्मद उमर खलील। बेटे, आप किधर जा रहे थे? गाँव। कौन से गांव? बुरे वाला गाँव। बुरे वाला गांव। आपके पापा खलील थे, आपकी मम्मा का क्या नाम है? नबीला। नबीला। और कौन था? पापा का दोस्त। क्या नाम उसका? मौलवी कहते हैं। आपकी बहन कौन थी, बड़ी थी? रीबा। और आप जब इधर पहुंचे हो तो क्या हुआ? और क्या आया था, डाला उन लोगों ने पापा ने कहा पैसे ले लो, मैं माफ़ कर दो, फायरिंग ना करो। उन्होंने बाहर सुने, मैंने फायरिंग किया बस। वो तो फायरिंग करते रहे। फिर बाद में हम बच गए, जो भी मर गए उनको गाड़ी में रख दिया, हमें उठा के वो पहले पता नहीं कहाँ ले गए, फिर वापस ला के पेट्रोल पंप के आ गए ना, हमें छोड़ के चले गए। फिर वो सारे आदमी आके मैं देख के एक आदमी ना आदमी कहता मैं आपके घर छोड़ने लगा, उन्हें भी बाइक पे बढ़ाया तो पीछे से ये उठा के फिर ले आए, फिर यहाँ हॉस्पिटल ले आए। चलो अल्लाह ताला। तो उधर कौन कौन मारा गया था? पापा, मम्मा, मेरी बड़ी बहन और पापा के दोस्त। तो बुरे वाले क्या करने जा रहे थे? चाचू की शादी थी। कौन से चाचू की? चाचू रिजवान की। गांव का पता है बुरे वाला कौन सा गांव? बस नाम ही आता अंदर। और हुआ फिर ये कि इस वीडियो के बाद मीडिया के तमाम चैनल्स की स्क्रीनों पर साहिवाल वाक़े पर भरपूर अंदाज से की गई रिपोर्टिंग। अवाम में इस कदर हलचल थी कि नए पाकिस्तान की नई हुकूमत लरस कर रह गई और पंजाब हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी। पंजाब सरकार को बेकार और नाअहल कहा गया। उस्मान बुज़दार की अहलियत पर सवाल उठे और इन सवालात का पंजाब हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुहाफिजों के हाथों इन मासूम बच्चों को यतीम बना दिया गया था। इनके सर से इनके माँ बाप का साया छीन लिया गया था। सूरत हाल इस कदर संगीन हो गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद बैरून मुल्क से ट्वीट करना पड़ा और वाक़े पर फौरी नोटिस लेने के लिए पंजाब सरकार को हुक्म दिया, क्योंकि पुलिस जिस खानदान को दहशतगर्द करार दे रही थी, इस खानदान के मासूम बच्चे कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। खलील शहीद के बेटे उमैर ने इन सफाक कातिलों का भांडा फोड़ दिया था, इनकी सफाकियत को बेनकाब कर दिया था। 19 जनवरी को हर पाकिस्तानी बेचैन था, हर पाकिस्तानी के सामने बस इन्हीं बच्चों की तस्वीर थी। ऐसे में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बच्चों से मुलाकात के लिए अस्पताल तशरीफ लाते हैं और बच्चों को तसल्लियां और इन मासूम बच्चों को अपने बच्चों ही की तरह बताते हैं। और उस रोज वो ये कहते हैं कि इन मासूमों की कफालत अब रियासत करेगी और तमाम इक़दामात फौरी किए जाएंगे। लेकिन आज इनकी ये तमाम बातें, वो तमाम वादे और दावों की कलई खुल चुकी है। उस्मान बुज़दार साहब, आज मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगी कि नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। अगर पहले सियासतदानों पर इल्जाम लगा करता था कि हुकाम बाला सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन के लिए मुतासिरीन के पास जाते हैं, वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं, आज भी तो वैसा ही हुआ है। आज मैं आपको आप ही के किए गए वो वादे याद कराऊंगी और दिखाऊंगी जो आपने इन बच्चों से किए थे। आपने इन बच्चों से अस्पताल में क्या कहा था, सुनिए जरा। उसी तरह इंसाफ होगा। बच्चों की कफालत स्टेट के ज़िम्मे होगी इंशाल्लाह। ये आपकी नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरी अपनी इतनी बेटी है। ठीक है सर, बेशक आप बेफिक्र हो जाएं। इम्पार्शल इंक्वायरी होगी इंशाल्लाह। इन बच्चों की कफालत अल्लाह के ज़िम्मे होगी और स्टेट के ज़िम्मे होगी। और आप लोगों को कोई सजेशन हो, कोई मसला हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो आप बेफिक्र करेंगे इंशाल्लाह, हम इंश्योर करेंगे कि जस्टिस आपको मिलेगा। तो आप बेफिक्र हैं, ये बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। बड़ी मेहरबानी से, बहुत मेहरबानी, मेरी अपनी बेटी। जी हाँ बुज़दार साहब, आपने ये कहा था कि ये बच्ची आपकी बच्ची ही की तरह है। साबित हुआ कि ये बच्ची आपकी बच्ची की तरह हरगिज़ नहीं है, क्योंकि आपकी बच्ची आज जब आप घर जाते होंगे तो बाबा बाबा कहते आपसे लिपट जाती होगी, लेकिन इस बच्ची के बाबा को आपकी पुलिस ने दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया इनकी आंखों के सामने, और आज भी इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। ये बच्ची आज सवाल कर रही है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ आखिर कहाँ है। उस्मान बुज़दार साहब, आपने कहा कि इन बच्चों की कफालत की जिम्मेदार आपकी हुकूमत होगी,
लेकिन आज कहाँ है पंजाब हुकूमत? आज ये बच्ची सवाल कर रही है, कहाँ है वो वज़ीर आला जो इनके लिए फूल लेकर अस्पताल पहुंचे थे और मीडिया की टीमें उन लम्हात पर पल पल की तस्वीरें लेने में मसरूफ थी? क्या ये सिर्फ फोटो सेशन नहीं था? आज ये बच्ची यही सवाल कर रही है। और हाँ, ये फोटो सेशन ही था, ये फरेब ही तो था, क्योंकि आज तक आपका कोई वादा पूरा नहीं किया गया। आपने इस बच्ची के भाई उमैर से भी कुछ इसी तरह के वादे किए थे, वो भी मैं आपको सुनवाती हूँ कि आपने क्या कहा था। तो आप लोगों को और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बताइएगा। उनके साथ रब्ते में रहें, इन बच्चों को शिफ्टिंग के लिए जेल सिंह साहब इधर से बंगाल से और लाहौर हमारे साथ रब्ते में उधर कोऑर्डिनेट करेंगे इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन और बाकी मामला। इनको जो चीज़ जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी ड्यूटी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन भी है और ये लोग भी, तो ये मेरे और आपके बच्चे हैं, बिल्कुल मेरे भी स्टेट की जिम्मे होगी। जो क्या करना है छोड़ें इन बातों को। जी उस्मान बुज़दार साहब, आज वही उमैर हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद है और कोई कहानी बयान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी शक्ल देख के शायद आपको ख्याल आ जाए कि ये वही बच्चा है जिससे आपने वादे किए थे। इसके चचा जलील भी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं और खलील शहीद के लवाकिन के वकील बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इनसे बात करने से पहले, जब इन मासूम बच्चों के साथ किए गए वादों के बारे में मैं सोचती हूँ जिन्हें मुकम्मल तौर पर भुला दिया गया, बल्कि इस फैमिली को अब हिरासा भी किया जा रहा है। एक नई डेवलपमेंट हुई है कि फैमिली को हिरासगी का भी सामना है। मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना एक जुमला जिस पर काफ़ी शोर मचा था, काफ़ी वावेला हुआ था, आज वही जुमले में दोहराना चाहूँगी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, क्योंकि इन मासूमों के साथ किया गया कोई एक भी वादा आप लोगों ने पूरा नहीं किया। मैं आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी दरख्वास्त करूंगी कि आपने अपने वसीम अकरम प्लस को 19 जनवरी को फौरी पहुंचने का हुक्म तो दिया था, वो पहुंच भी गए थे, लेकिन क्या आप इन बच्चों को इंसाफ ना दिलवाने, इनकी कफालत के वादे को पूरा ना करने पर भी कोई एक्शन लेंगे? क्या ये नया पाकिस्तान नहीं है? क्या ये वो नया पाकिस्तान नहीं जहां दो नहीं एक पाकिस्तान का वादा किया था, जहां पुलिस को अवाम का मुहाफिज बनाने का वादा किया गया था? क्यों इन बच्चों के वालिदैन के कातिलों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका? क्यों नहीं इन बच्चों को अपना बच्चा समझा गया? सिर्फ कहा गया लेकिन समझा नहीं गया, क्योंकि ये एक आम आदमी के, एक आम शहरी के बच्चे थे जिन्हें रियासती इदारों की सफाकियत की भेंट चढ़ना पड़ गया। क्या इन बच्चों की कसूरवार रियासत पाकिस्तान नहीं थी? ये वो तमाम सवालात हैं जो आज इन बच्चों के जहन को भी झंझोड़ते हैं। पंजाब हुकूमत ने लवाकिन से जुडिशल कमीशन का भी वादा किया था, लेकिन कल लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया साहिबाल पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्तें खारिज कर दी हैं, क्योंकि अदालत का यह कहना है कि ये काम भी पंजाब की हुकूमत ही ने करना था, जो आज तक वो नहीं कर पाई। अगर पंजाब हुकूमत की इस केस में कातिलों को निशाने इबरत बनाने की नीयत होती तो करती ना, जो कि उन्होंने लवाकिन से बार बार वादा किया और ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। नए पाकिस्तान के लिए सानिया साहिबाल अगर टेस्ट केस था ना, तो आज इस टेस्ट केस में हुकूमत इन लवाकिन को इंसाफ दिलवाने में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है और पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो चुकी है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खलील मौजूद हैं, जलील मौजूद हैं, खलील के जो भाई हैं, इसके अलावा उमैर मौजूद हैं जो इस तमाम वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं। हम इनको बुलाना चाहते थे और हुकूमत को ये दिखाना चाहते थे कि हम शायद इनकी शक्ल देख के आपको कुछ शायद वो तमाम चीज़ें याद आ जाए। बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। जलील साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जितना भी कहा जाए वो शायद कम होगा, क्योंकि वो जितना कहा गया है उसने अब तक नहीं झंझोड़ा ऐवानों में बैठे लोगों को, तो किस तरीके से फिर उनको जगाया जाए? कैसी कफालत कर रहे हैं बुज़दार साहब आपकी? देखें जी, जब शुरू से वाक़या हुआ सिर्फ हॉस्पिटल में गए हैं, वो भी फ़ोटो सेशन के लिए, तो उसके बाद पलटकर नहीं देखा उन्होंने कि बच्चों के जाके पूछ लें, या एक कॉल करना गहमत नहीं की कि कॉल करके भी बच्चों के बारे में पूछ लिया जाए कि बच्चों का क्या हाल है, गवर्नमेंट आपके साथ है या कोई प्रॉब्लम है। अभी तक वैसे के वैसे सिवाय लॉलीपॉप के और कुछ नहीं मिला। बुज़दार साहब ने दोस्त वक्त कहा था कि ये बिल्कुल मेरी बच्ची जितनी है, मेरी बच्ची जैसी है, तो उसके बाद दोबारा कभी नहीं नज़र आए? जी मैम, कोई मुलाकात? देखे, काश जिधर मैं बैठा हूँ आज ये लोग बैठे होते, फिर इनको एहसास होता। मैं इससे ये पूछता फिर कि फिर भी 2 माह लगते आपको इनको इंसाफ दिलाने में? क्या किया है अब तक सिवाय लॉलीपॉप देने के और टाइम डिले करने के? इन्होंने कुछ नहीं दिया। पुरानी हुकूमत नई हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है हमें। ये सानिया माल्टाउन करते हैं, इनको मैं ज़बान नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि ये सानिया माल्टाउन और सानिया साहिवाल में ज़मीन समान का फ़र्क है। ये क्यों भूल जाते हैं कि हुकूमत इनकी है?
ان کو کچھ کر کے دکھانا چاہیے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے. بھائی آپ نے کیا کیا ہے سوائے ذلیل کرنے کے, ہمیں سوائے رسوائی کرنے کے. پہلے آپ کہتے ہیں جے آئی ٹی کو آپ جوائن کریں. ہم نے ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی بلے پہ انہوں کو اعتماد میں انہوں نے لیا اور ہم جے آئی ٹی کو جوائن کیا. ہم نہیں کر رہے تھے, ہماری پہلی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. انہوں نے یقین دلایا کہ اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ آپ کے توقع کے مطابق نہیں اترتی ہم فی الفور جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. بعد میں وہ بھی مکر گئے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں بنا سکتے, ہائی کورٹ بنائے گی. یار خدا کا خوف کرو, اپنے وکیل کو, اپنے وکیلوں کو تو یہ بتا کر بھیجا کرو کہ ہم نے یہاں پر یہ کہنا ہے. مجھے یہ بتائیں کتنے کوئی کمپنسیشن, کوئی پیسے شیسے آپ سے کمٹ کیے گئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کو کمپنسیٹ کیا جائے گا ان بچوں کی, چونکہ کفالت کا وعدہ ہوا تھا تو کفالت کے لیے آبویسلی فائنینشیل سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. سوائے جیسے وہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, یہ سیم معاملہ وہی ہے. سوائے میڈیا کے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ابھی تک. کچھ ایک پوائنٹ بھی انہوں نے نہیں ہماری کیا کہ ہم نے یہ کر دیا ہے, نہ ہمیں انصاف دلانا. میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہنا چاہوں گی, مجھے عمیر کی طرف جانا ہے. میں نے عمیر سے ایک سوال پوچھنا تھا اس حوالے سے. بزدار صاحب کی جو فوٹیج آپ نے چلائی تھی ذرا دوبارہ چلائے گا. میں چاہوں گی عمیر دیکھیں اور پہچانیں ان انکل سے دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی ہے ان کی, دکھائیے گا ذرا. حالت اسٹیٹ کے ذمہ ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کی نہیں میرے بچے ہیں, میری اپنی اتنی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے سر, بے شک. آپ بے فکر ہو جائیں, امپارشل انکوائری ہوگی انشاءاللہ. ان بچوں کی کفالت اللہ. عمیر یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ زخمی تھے تو یہ انکل ہاسپٹل میں آئے تھے, اس کے بعد کبھی آپ نے دیکھا ہے ان انکل کو؟ کبھی بھی نہیں دیکھا. صحیح, میرا خیال میں عمیر سے تو اتنی بات ہی کافی ہے. اور آپ ٹھیک ہیں, آپ کی بہنیں ٹھیک ہیں؟ ویسے صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی کیونکہ جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں, جو سچویشن ہے بالکل ہمارے سامنے ہے, کیونکہ آپ ان کا کیس لڑ رہے ہیں, ان کا مدعا بیان کرتے ہیں. کیا چیزیں ہو رہی ہیں ابھی کیا کچھ اور دلاسے آپ کو دیے جا رہے ہیں یا اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا, اب بالکل ہاتھ اٹھا لیے گئے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جو کمپنسیشن کا وعدہ کیا گیا تھا, کیونکہ آپ سے بھی میڈیا سوال کرتا رہا ہے کہ آپ جے آئی ٹی کیوں جوائن کر رہے ہیں. پھر آپ سے یہ سوال ہوا کہ جے آئی ٹی پہ کیا آپ کا وہ ہے, آپ کو یقین ہے, یا تمام چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے مجھے یاد ہے کہ تب کہا تھا کہ ہمارے پاس اور چوائس کیا ہے کہ ہم جے آئی ٹی کو جوائن نہ کریں, تو ہمارے پاس اور کیا چوائس ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ ان کو کیا راستہ دکھائیں گے, کہاں جا کر کون سا در کھٹکھٹائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ایک نہیں دو نہیں, کئی بار میں نے میڈیا پر آ کر یہ کہا کہ اگر پنجاب حکومت جو ہے انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے متاثرہ خاندان کے ساتھ کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے ساہیوال انسیڈنٹ کے حوالے سے, تو ایک موقع حکومت کو دیا جانا چاہیے. اور اس موقع کے عین مطابق جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کو جوائن کریں, بیکاز ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, تو حکومت اس کی داد رسی کرتی ہے. تو وی ہیڈ نو ادر چوائس بٹ ٹو لک ٹوورڈز دی گورنمنٹ. وہ بھی ایسی گورنمنٹ نہیں جو پرانی گورنمنٹ تھی جو 70 سالوں سے پاکستان میں حکومت کری تھی, بلکہ جو ایک نیا پاکستان بنانے کا دعویٰ کر کے حکومت میں آئی. صحیح. اچھا میں صاحب آپ کے پاس واپس آتی ہوں. کل بھی آپ ایک انٹرویو دے رہے تھے اور 302 کے حوالے سے جو سینئر افسران تھے ان کے اوپر کوئی لائبلٹی جو ہے وہ ڈالی نہیں گئی ہے, اینڈ اٹ واز شاکنگ فار می. آپ کی آڈیو کا کچھ مسئلہ, ہم واپس آپ کے پاس آتے ہیں. اینڈ اٹ واز شاکنگ فار می. ڈی ایس پی, ایس پی, ایس ایس پی, آئی جی, ڈی آئی جی, آپ نے کہا کہ یہ جو اوپر کے سینئر افسران تھے ان کے اوپر کوئی لائبلٹی 302 کے حوالے سے ڈالی نہیں گئی. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ 302 وہ لائبلٹی ہوتی ہے جو کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے لگائی جاتی ہے یا ڈالی جاتی ہے. ان کے اوپر اس طرح کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے. جو نیچے کے افسران ہیں, یعنی انہوں نے سوچا ایسے ہی, ان کا ایڈونچر کرنے کو دل کیا اور انہوں نے خود سے ہی سوچا کہ ٹھیک ہے دن دہاڑے کچھ لوگوں کو قتل کر کے تو دیکھتے ہیں. یہی ہوا ہوگا نا. اگر اوپر کے افسران کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی اور ان کو کہیں سے کوئی آرڈرز نہیں آئے تھے, تو پھر شاید یہی ہوا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ایڈونچر کر کے دیکھتے ہیں, دن دہاڑے لوگوں کو مار کے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے. اسی لیے اب وہ جو ہیں ان کے اوپر تو 302 لگائی گئی ہے, ذمہ داری ڈالی گئی ہے, لیکن جو سینئر افسران ہیں ان کے اوپر کوئی لائبلٹی ہی نہیں ہے. ایک اور جو اس کیس میں چیز ہو رہی ہے وہ اب کوئی کمپنسیشن نہیں ہے, جوڈیشل کمیشن بنانے سے صاف طور پر انکار ہے, جس کا بہت دھڑلے سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر آپ کی تسلی نہیں ہوگی تو جوڈیشل کمیشن ہم بنائیں گے.
वो साफ तौर पर इनकार ही समझिए, क्योंकि अब तो बात ही नहीं सुनी जा रही इनकी। तो अब सोने पर सुहागा ये हुआ कि अब इनको डराया धमकाया भी जाने लगा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो जलील साहब से पूछूंगी कि अब ये नई कहानी क्या है, आखिर अब आपको डरा धमका कर चुप कराने की कोशिश की जा रही है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। टपाल दानेदार के राम से हम बात कर रहे हैं और बदकिस्मती से उनके लवाकीन आज भी यहाँ उसी नुक्ते पर बैठे हुए हैं जिस पर वो पहले दिन थे, यानी कोई उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिली। जुडिशल कमीशन का जो वादा किया गया था उस पर भी अब कोई बात नहीं सुनी जा रही। और अब एक नई चीज़ का इजाफा, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा कि अब हेरेसमेंट का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जलील साहब मुझे ये बताएगा कि ये नई क्या कहानी है, क्या आपको डराने धमकाने की भी कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल कोशिश की जा रही है, पहले नहीं थी, अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं अपनी फैमिली के हमरा और वालिद साहब थे, हम गांव गए थे, वापसी पे आ रहे हैं तो साहिबाल से गाड़ी हमारा पीछा करने लगी है, मेहरान थी बगैर नंबर प्लेट के। तो इतनी देर में मैं 3-4 मरतबा रुका हूँ और मेरे आगे पीछे वो रुक जाते रहे हैं। ऐसे ही जैसे कि जब आए हैं क्रॉस किया, आगे हिट करने की कोशिश की, फिर ये कोशिश करने की, ऐसे तरीके से वो इस्तेमाल करते रहे हैं। बाद में मेरे जहन में फ़ौरन ये बात आई कि शायद ये मेरा पीछा कर रहे हैं। सही। तो मैंने देखा काफ़ी लंबी ड्राइव थी तो वो मेरे पीछे थे। यानी आपको लगता है कि आपको कोई पीछा कर रहा है और आपने ये कहा कि गाड़ी के साथ भी वो गाड़ी आई, ठीक है। अच्छा इत्तेशाम मुझे बताइएगा कि अब ऑप्शंस क्या हैं इनके पास, आप अब इनका केस किस तरह से आगे लेकर चल रहे हैं? कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं मिल रही है और हमें पता है कि हुकूमती जो इमदाद के वादे होते हैं वो कितना सालों लटकते हैं और पैसे जो हैं वो दिए नहीं जाते। तो आप अब इस केस को आगे किस तरह लेकर चल रहे हैं, कि किस तरीके से लड़ रहे हैं इनके? सबसे पहली बात तो ये है कि जुडिशल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से पहली बात तो सवाबदीद पंजाब हुकूमत की थी, वफाकी हुकूमत की थी 1969 के ऑर्डिनेंस के तहत और 2017 के एक्ट के तहत, लेकिन उन्होंने तो काम किया नहीं। लिहाजा हम लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, एक पिटिशन हमने फ़ाइल की, लाहौर हाई कोर्ट ने वो पिटिशन परसों डिसमिस कर दी। अब हम उस पिटिशन के फ़ैसले को चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो है अब हम देखेंगे। बुनियादी तौर पे हमारा जो नुक्ता था सुप्रीम कोर्ट में वो ये था कि अगर सानेह मॉडल टाउन में बावजूद इसके कि हाई कोर्ट सिर्फ ये कह रहा था कि हमारा इख्तियार नहीं है, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, और इस वजह से हम जो है इसके ऊपर पिटिशन जो है जुडिशल कमीशन की डायरेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट बुनियादी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में यह था कि अगर सानह मॉडल टाउन में हुकूमत के सवाबदीद होने के बावजूद पब्लिक रिपोर्ट को पब्लिक करने का हुक्म हाई कोर्ट दे सकता है, बावजूद इसके कि सवाबदीद हुकूमत का था, तो फिर उन्हीं तरह के सर्कमस्टांसेस में हालात में हाई कोर्ट जुडिशल कमीशन कंस्टिट्यूट करने का भी हुक्म दे सकता है अगर हुकूमत अपने सवाबदीद को सही तरीके से एहसन तरीके से इस्तेमाल नहीं करती है। एक बात तो ये है कि ऑन रिकॉर्ड है, मैंने एक नहीं कई बार कहा कि इन्होंने हमें ये कहा था कि अगर आप JIT की रिपोर्ट से मुतमिन नहीं होंगे तो आपके हाथ होंगे, हमारा गिरबान होगा। आप एक बार कहेंगे तो जुडिशल कमीशन कंस्टिट्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये बार बार कह रहे हैं, एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जुडिशल कमीशन के हवाले से हुकूमत कोई किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं दे रही। दूसरी बात आपने कॉम्पनसेशन के हवाले से की, देखिए कॉम्पनसेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया गया जी 20 मिलियन रुपया बच्चों के लिए और 10 मिलियन रुपया इनके वालिदैन के लिए खलील साहब के, और उसके बाद ऐसे जैसे पता नहीं कितना बड़ा एहसान हो गया। माई क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इज कि एक तरफ बच्चों को यतीम किया, उनका कफील छीना, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऐलान करते हो कि 30 मिलियन रुपए हम दे रहे हैं, और उसके बाद अभी तक देते भी नहीं हो, ये एहसान जता रहे हो। अब इनसे राब्ता करते हैं तो ये कहते हैं जी हमारा ये भी बड़ा काम है, बड़ा स्ट्रेस है, ये वो। कैन यू इमेजिन द स्ट्रेस दे हैव गॉन थ्रू एंड दे आर स्टिल गोइंग थ्रू। हमें ये बताया जाता है कि जी मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास इतने काम है, मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता हूं। भाई छोड़ दो ना सीट पर। ठीक है इत्तेशाम, ये तो रहे उनके बहाने जो कि वो आप बना रहे हैं, क्योंकि अब मीडिया भी शायद। आपसे बात करूं, ये जो सिक्योरिटी के हवाले से आयशा इन्होंने कहा, हाँ। देखिए तब तक हमने कोई सिक्योरिटी के हवाले से बात नहीं की जब तक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। ऑन रिकॉर्ड है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टेलीविजन शोज में हमने कहा कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, लेकिन अब है। इनको चेज किया गया है, इनके भांजे को साहिवाल, मेरी बात सुन लीजिए, साहिवाल में ट्रायल कोर्ट में दहशतगर्दी की अदालत जहां पे ट्रायल चल रहा है, वहां पे 20-30 सिविल कपड़ों में लोग होते हैं CTD के, और इनके भांजे को आके उन्होंने हरास किया है। हम जाके अगर तर्जुमान पंजाब हुकूमत को जाके बताते हैं, वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं। और भाई टाइम नहीं है तो फिर वादे क्यों किए थे, वादे?
वो हमें ऐसे घेर लेते हैं जैसे हम दहशतगर्द हैं, हम मुजरम हैं, वो हमारा हालात वैसे वो करते हैं सहीवाल वाले। ठीक है, क्विकली एहतशाम मुझे बता दीजिए आगे आप क्या करने जा रहे हैं? कोई एहतजाज है कहीं ऊपर के फोरम पर? देखिए वो मैं नहीं करने जा रहा, मेरा काम सिर्फ अदालत में इनकी वकालत करना है, एहतजाज करना है, इन्होंने सड़क पर बैठना है। मैं नहीं चाहता, मैं एक सेकंड जलील साहब दीजिए, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू सी दिस यंग लिटिल बॉय सिटिंग ऑन द स्ट्रीट इन नया पाकिस्तान डिमांडिंग जस्टिस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस बच्चे को सड़क पे बिठाना मकसूद है, धरना दिलवाना है इससे? ठीक है, बिल्कुल। आयशा आखिरी चीज, पूरी दुनिया में, पूरी, आई नो मैं आपका टाइम ले रहा हूं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के पूरे मीडिया से कि ये जो वाकया उठा था सानिया साहिवाल, अब लोग भूल रहे हैं, मीडिया भूल रहा है। ये बच्चे जो हैं पाकिस्तान के बच्चे हैं, खुदा का वास्ता है, इनके लिए अगर आप लोग छोड़ देंगे तो फिर ये आई डोंट नो यार, ये कानून इंसाफ, कानून इंसाफ। आखिरी चीज आयशा, एक चीज प्लीज प्लीज प्लीज, एक चीज, पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसा वाकया होता है जो पूरे मुल्क को झंझोड़ देता है, ये सानिया न्यूजीलैंड हुआ ना अभी, अपने कवानीन वो चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे एक जुडिशियल कमीशन की डिमांड है, हम तो कुछ नहीं कह रहे और कर दो। बड़ा सवाल है हुकूमत वक्त के लिए और इमरान खान साहब के लिए ऑब्वियसली ये सवाल है कि क्या ये है आपकी रियासत मदीना? एक उम्मीद जो ये मासूम अवाम अभी भी आपसे रखती है। एतजाज अहसन साहब की एक नज़म में कहती चलूँ आपसे कि ये उम्मीदें हमारी आज भी जिंदा हैं आपसे। रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी, और ये हुकूमत वक्त आपके लिए दुनिया की तारीख गवाह है। अदल बिना जमहूर ना होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चकनाचूर ना होगा। अदल बिना कमजोर इदारे, अदल बिना कमजोर इकाइयाँ। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कवाक़िब कुछ नजर आते हैं कुछ। खैबर पख्तूनख्वा को तब्दीली का निशान करार दिया गया और इसी सूबे को मिसाल बनाकर पीटीआई ने 2018 की इंतखाबी मुहिम भी चलाई और फिर हुकूमत भी बनाई। इमरान खान अपने हर जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी शोबे में कारकर्दगी पर जो दावे करते रहे, अब वो खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। केपी में एक नया स्कैंडल मंजरेआम पर आ चुका है। स्कूल से बाहर गोश्त बच्चों के चौंका देने वाली तादाद में गोश्त स्कूलों में दाखिले का मामला एक बड़ा स्कैंडल बन चुका है। 2018-2019 की सरकारी रिपोर्ट खुद इस बात को साफ तौर पर जाहिर कर चुकी है कि तालीम के नाम पर होने वाली ये करप्शन सूबे भर में होती रही है और खैबर पख्तूनख्वा के 25 में से 19 अजला तक ये घिनौना खेल फैल चुका है। मुबैना तौर पर इस करप्शन में एलिमेंट्री एंड स्कूल एजुकेशन फाउंडेशन के हुकाम के साथ सूबाई शुमारियात ब्यूरो भी इस मुबैना तौर पर सूबे में गोश्त स्कूलों में गोश्त बच्चों के दाखिलों में मुलव्वस पाई गई है और इस मामले पर अब नैब भी मुतहरक हो चुका है। 2017 तक सूबे के जिन 6 मुकर्रर करदा अजला में से 41,000 स्कूल से बाहर बच्चों का इनरोलमेंट किया गया, इनमें से 21,000, जी हां 21,000 जाली थे, जबकि सिर्फ एक जिले में कायम किए गए कुल 90 स्कूलों में से 70 गोश्त यानी जाली हैं। जबकि इन जाली दाखिलों और जाली स्कूलों पर केपी हुकूमत ने कौमी खजाने से लाखों रुपए भी खर्च किए हैं। इत्तलात के मुताबिक अब इस स्कैंडल पर फिलहाल हुकूमत की जानिब से कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं की गई, बल्कि हद तो ये है कि जो अफसर इस स्कैंडल को मंजर-ए-आम पर लाया उसी को ही घर भेज दिया गया, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इससे पहले केपी में एहतसाब कमीशन को भी इसी तरह खत्म कर दिया गया था, क्योंकि वो इदारा ताकतवर लोगों और बड़े मगरमच्छों को हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। तालीम ही नहीं, एक और जगह भी तब्दीली के दावों की कली खुली है। 23 मार्च को बीआरटी पेशावर यानी पेशावर का मेट्रो बस मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा और खबरों के मुताबिक ये मंसूबा आइंदा 2 साल तक भी मुकम्मल होता नहीं दिखाई दे रहा। ये हम नहीं कह रहे बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट कह रही है।
जबकि केपी हुकूमत इसकी तकमील की तारीख पर तारीख देती रही है और बुलंदो बांग दावे किए जाते रहे और अब भी किए जा रहे हैं। और ये मंसूबा है कि शैतान की आंत बन चुका है जो किसी भी तरह केपी हुकूमत से संभाला ही नहीं जा रहा और हुकूमत की अहलियत पर कई सवालात उठ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इन्हीं दो मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट लिहाज अली साहब मौजूद हैं। उनसे हम मज़ीद जानेंगे इस हवाले से। लिहाज, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं ये जो तालीम का मामला है, ये तमाम करप्शन है, इसके हवाले से बात करना चाहूँगी। और एक बड़ी अजीब सी बात है, मतलब वो जो थे हेड इस मंसूबे के, जुल्फ़िकार गालिबन उनका नाम है, वो इस चीज़ के बारे में खबर देते हैं और फिर हमें ये इत्तला मिलती है कि उन्हीं को हटा दिया गया, यानी उनको इसकी सज़ा दी गई कि आपने आखिर ये करप्शन को बेनकाब क्यों किया। आयशा, मैं आपको इस पूरी इशू के मुताबिक थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि दो साइडों से दावे किए जा रहे हैं। एक दावा है एलिमेंट्री एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब, एक दावा है जुल्फ़िकार अहमद की जानिब से जो एमडी है इस प्रोजेक्ट के। पहले एमडी के प्रोजेक्ट की दावे की जानिब आते हैं तो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर जो मानसहरा का आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, ये मानसहरा का जिला है और उसमें से बताया गया जो 41,000 बच्चों में से को वाउचर स्कीम था, उसके जरिए 21,000 बच्चे जो है वो जाली थे। ये वाउचर स्कीम ऐसा था, मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात इसकी भी बताता चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर सरकारी स्कूल नहीं है और आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उन बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने के लिए प्राइवेट स्कूलों की आनत हासिल की जाती है और प्राइवेट स्कूलों की जो फीस होती है वो सरकार पे करती है। इसको वाउचर स्कीम कहते हैं। इसीलिए वहाँ पर जो 41,000 बच्चे सिर्फ मानसहरा डिस्ट्रिक्ट में थे, उनके मुताबिक जो एमडी है जुल्फ़िकार अहमद जिसका आपने नाम लिया, वो कहते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 21,000 बच्चे जो हैं वो जाली दर्ज किए गए थे। इस बात में इसे कोई भी इंकार नहीं किया जा सकता कि ये तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के तमाम स्कूलों में इलाकों में है और इसमें से बहुत सारी ऐसी, ठीक है, यानी ये चीज वाज़ेह है कि 41 में से 21,000 बच्चे जो थे वो जाली थे। ये तो चले एक केस हो गया। दूसरा केस बीआरटी के हवाले से 23 मार्च को इनॉग्रेशन का वादा है, दावे अब भी किए जा रहे हैं। मुझे बताइए कि ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है ताकि हम कुछ असेस कर सकें कि ये जो इनॉग्रेशन की जा रही है ये एक्चुअली करने जा रहे हैं या फिर फेस सेविंग की जा रही है। जो बीआरटी पेशावर है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गली में हड्डी की तरह बंद किया है और उस गर्म आलू की तरह जिसे निगला जा सकता है और ना फेंका जा सकता है। मैं आपको ये बताना चलूँ, ये 5वीं तारीख दी गई है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इससे पीछे हट रही है। इस वक्त बीआरटी पेशावर जो कि 27 किलोमीटर पर मुहित है, यहाँ पर 31 स्टेशन है। 31 स्टेशन में से एक भी स्टेशन मुकम्मल नहीं किया जा चुका है। बीआरटी का जो इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो बुनियादी इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन उसकी की जाती है, उनमें से अभी तक उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को नाफिज ही नहीं किया जा चुका। आयशा, मैं आपको एक और चीज के मुतालिक बताते चलूं, इस पूरे प्रोजेक्ट में तकरीबन जो बीआरटी पेशावर है 220 बसों ने चलना है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सिर्फ 21 बसें मिल चुकी है। इसके अलावा न ड्राइवर हायर की गई है, 220 में से सिर्फ 21 बसें मौजूद हैं। कोई सिस्टम जो है वो नस्ब नहीं हुआ, ड्राइवर मौजूद नहीं है। 31 स्टेशन में से एक स्टेशन भी तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया लिहाज अली। शौकत यूसुफजई से हमने राब्ता किया है इसी बारे में बात करने के लिए। केपी के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं शौकत यूसुफजई साहब। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। मुझे ये बताएगा कि किस तरह से ये इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, फेस सेविंग करने की कोशिश हो रही है। 23 मार्च को जो हालात ऑन ग्राउंड बताए हमारे नुमाइंदे ने, बिल्कुल आपने भी सुना होगा कि क्या सूरत हाल है, तो किस तरह करेंगे आप अब ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखिए, हमने जो सॉफ्ट ओपनिंग की बात की थी ना, सॉफ्ट ओपनिंग का मतलब ये होता है कि हम पहले देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं और जो हमारे पास इस वक्त रेडी है वो है ट्रैक पूरी तरह मौजूद है। जो सिविल वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। जो हमने कहा था कि 23 मार्च तक इसका जो पूरा सिविल वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चमकनी से लेके हयाताबाद तक बस चल सकती है उसके ऊपर। तो ये जो लोग कहते थे कि जी बीआरटी नहीं बनेगी, नहीं बन सकती, बीआरटी बन गई है। अब उसमें जो आईटी की इंस्टॉलेशन रहती है और जो स्टेशन है 32 स्टेशन, वो इतनी तेज़ी से उस पर काम शुरू है। कहीं पे शीशा लगाना रहता है, कहीं पे छोटे मोटे काम उसमें रह गए, बाकी तो स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 23 मार्च को इंशाल्लाह टेस्ट बस जो है वो हम चलाएँगे। और चूँकि हमारे पास बसों की कमी आई है, क्योंकि बसें हमारे पास 20 हैं, अभी बसें पहुँची नहीं हैं। जब मरहलावार बसों का पहुंचना, यानी आधे पे भी हम पहुंच गए बसों का, तो इंशाल्लाह ताला तमाम के तमाम बसें हम रोड पर निकालेंगे। फिर उस वक्त हम
कंप्लीट लॉन्चिंग करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर खामियां भी हो सकती है। इसके 20 से आपने कहा, मुझे ये बताएगा कि ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है जो ये कहती है 2021 तक तो कोई इम्कान नहीं है इस मंसूबे के मुकम्मल होने का, झूठ कहती है ये रिपोर्ट? वो तो 2021 तक मुकम्मल होना था। इसका मतलब ये होता है ना, जब आप टेंडर करते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि जी 3 साल तक मुकम्मल होगा एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, वो उसमें दिया होता है, या 2 साल दिया होता है कि जी 2 साल में कंप्लीट होगा। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ 2 साल लगेंगे, उसका मतलब ये होता है कि 2 साल से ऊपर आप नहीं जाएंगे, 2 साल के अंदर अंदर आपने बनाना है। तो वो जो प्राइमरी स्कूल होता है वो तो 10 महीनों में बन जाता है। तो ये जो आपकी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, जो हमारे पास यही तो मसला है सारा, लोग कह रहे हैं कि जी अभी तक क्यों नहीं बना। तो जो इसकी असल वो है वो 2021 तक जो है मायदा है हमारे साथ, लेकिन हमने तो 2019 में ही बना दिया ना, तो ये क्रेडिट तो देना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि आप सिर्फ शौकत यूसुफजई साहब कहाँ बना दिया? 220 बसें चलनी थी, सिर्फ 21 बसें आपके पास हैं, 31 में से एक स्टेशन भी अभी तक तैयार नहीं है, आप ही कह रहे बना दिया। चलें, ये तो खैर एक मुद्दा था। दूसरा, करप्शन का स्कैंडल भी सर उठाए खड़ा है। जो करप्शन का स्कैंडल तालीम के हवाले से आया है वो ये कहता है कि 41,000 बच्चे जो रजिस्टर्ड हुए थे उनमें से 21,000 बच्चे जो हैं वो बिल्कुल जाली बच्चे हैं। ये करप्शन हो रही थी, आपके इल्म में थी ये? यही तो मसला है ना कि आप हर कोई बीआरटी पे बात करता है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं होता है बीआरटी के बारे में। जिस तरह आपके पास भी कोई मालूमात नहीं है, आप कहती है 68 करोड़ अरब पे, मैं 68 अरब पे क्या पहुंचा है आपको पता है? बीआरटी 29 अरब की है। यही तो सबसे बड़ा मसला है आपका। फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं, झूठ कह रहे हैं क्या शौकत यूसुफजई साहब? 6 साल पहले वो 31 अरब पे बनी है, जो हमारी बीआरटी बन रही है वो 29 अरब की है। ये बाकी चीज़ें तो मैं आपको, यही तो मसला है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके साथ बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजे 3 बन रहे हैं, वो बीआरटी के साथ नहीं है। और इसी तरह 3 रवैया सड़कें हैं दोनों तरफ। आपको बता रहे हैं लागत वो कमर्शियल प्लाजों के बीच में डालकर बता रहे हैं कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास आए हैं ये हर जगह पर कोट हो रहे हैं। वो हमने सड़क से हटानी है स्क्रैप करने के लिए, उसके लिए रखे हैं। ये तो उसके साथ मिलकर जो है ना 66 अरब पे पहुंचा है। जो बीआरटी है वो तो 29 अरब की है और उसमें भी तकरीबन कोई 3-4 अरब सेविंग आ रही है। चले मैं आपसे अगला सवाल करती हूँ ना, तालीम का जो स्कैंडल है उसके हवाले से मुझे बताइएगा कि 41,000 जो बाहर स्कूलों से बच्चे थे जिनका एनरोलमेंट होता है उसमें से 21,000 जाली निकलते हैं। ये इल्म थी आपके बाद? इतना बड़ा जो करप्शन का स्कैंडल है इस वक्त केपीके में खड़ा है, वही केपीके हुकूमत जो करप्शन के खिलाफ लड़कर यहाँ तक पहुंची है। से ये वाहिद हुकूमत है जिसमें कोई स्कैंडल सामने नहीं आ सका, ना कोई ला सकता है। मैं चैलेंज करता हूँ, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, क्योंकि अदालतें खुली हैं, नैब खुला है, बाहर से बैठकर बड़ी अच्छी बातें हो सकती हैं कि जी इसमें करप्शन हुई है, इसमें ये हुई है। हम तो चैलेंज करते हैं नैब समेत तमाम इदारों को, जो काम हमारे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, जिसकी मर्जी हो आकर देखे, जिसकी मर्जी हो, जितनी मर्जी हो आके खुरेदे, जो उसको मिले आके। ठीक है, शौकत यूसुफजई साहब जो हैं वो अपनी कोई कहानी बयान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो रियलिटी है, जो रिपोर्ट है, वो तो कुछ इस तरह से ही बता रही है। और जुल्फ़िकार अहमद जिनके बारे में कहा गया है कि उनको हटा दिया गया है, ये वही शख्स हैं जिन्होंने एक्चुअली बताया कि वहाँ पर ये घपले हो रहे हैं। दावत जो है वो शौकत यूसुफजई साहब ये कह रहे हैं कि करप्शन कोई नहीं है, सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन करप्शन तो एक्चुअली हो रही है और ये चीज़ साबित हो सकी है। और आपको एक और बात बता चलें कि नैब भी इस पर इंक्वायरी शुरू कर चुकी है। तो अगर ऑन ग्राउंड ये सिचुएशन ना होती तो यकीनन नैब को इंक्वायरी जो है वो शुरू ना करती। अगर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दाल में तो काला है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही शो का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मुबारक आजाद।